फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल परफेक्ट स्टडी। आज के वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय इतिहास। इसमें हम लोग प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं। इसके अंदर आज का चैप्टर है सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत कब हुआ? तो ये आपका 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व में हुआ था। हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युगीन सभ्यता थी और हड़प्पा के लोगों को तांबे और टीन से मिलाकर कांसा बनाने की विधि आती थी। ठीक है, तो तांबा जो है किसका मिश्रण, कांसा किसका मिश्रण होता है? तांबे और टीन का। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद जो है ताम्र पौषाणी पृष्ठभूमि पर सिंधु घाटी नामक विकसित सभ्यता का आविर्भाव हुआ, जिसका केंद्र भारत उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में था। ठीक है, सर्वप्रथम हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख 1526 ईस्वी में चार्ल्स मैसन द्वारा किया गया है। ठीक है, तो चार्ल्स मैसन द्वारा इसका सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है। और लेकिन एक प्राचीन उन्नत सभ्यता रहस्य घाटक 1856 में कराची और लाहौर के बीच रेल पटरी बिछाने के दौरान हुआ, जहां जॉन ब्रॉटन और विलियम ब्रटन द्वारा अंग्रेजों ने दो प्राचीन नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का पता लगाया था। ठीक है, इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति इसलिए पड़ा क्योंकि 1921 ईस्वी में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित हड़प्पा नामक स्थल पर सर्वप्रथम दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स के नेतृत्व में उत्खनन का कार्य किया गया था। तो सबसे पहले जो है हड़प्पा नामक स्थल पर यह खुदाई हुआ था, इसीलिए इस स्थल संस्कृति का नाम हड़प्पा संस्कृति पड़ गया। ठीक है, कैसे जो है कोई का जो है बड़ा बेटा हो जाता है तो बड़े बेटे के नाम से उनकी माँ को बुलाया जाता है। कि जो है मान लीजिए किसी का नाम है मनीष, तो मनीष की माँ। ठीक है, तो उसके नीचे और भी छोटे भाई होते हैं तो उनका जो है नहीं बुलाया जाता है। तो किसी महिला की जो है लड़के बड़े बेटे जो होते हैं उनके नाम पे। तो उसी तरह सब हड़प्पा सभ्यता जो है सबसे पहले खोजी गई थी, इसीलिए उसके नाम पे हड़प्पा स्थल खोला गया था, इसीलिए उसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। और सिंधु नदी घाटी के किनारे था, सिंधु नदी किनारे, इसीलिए सिंधु घाटी भी कहते हैं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस सभ्यता प्राचीन सभ्यता के दूसरे महत्वपूर्ण स्थल मोहनजोदड़ो, और इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ पूछा जाता है तो आपका मृतकों का टीला याद रखना है। और यह हड़प्पा सभ्यता का जो है दूसरा महत्वपूर्ण स्थल में उत्खनन कार्य 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, तो राखल दास बनर्जी, मोहनजोदड़ो का खुदाई किसने करवाया? राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में। ठीक है, जो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकना जिले में स्थित है। तो कहाँ पे है? तो पाकिस्तान के सिंध में लरकना जिले में। ठीक है, उक्त दोनों स्थलों पर संयुक्त उत्खनन कार्य के पश्चात भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन महानिदेशक सर जॉन मार्शल ने 1924 ईस्वी में सिंधु सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता यानी कि सिंधु सभ्यता नामक एक उन्नत नागरिक व्यवस्था की खोज का विधिवत घोषणा कर दिया। बाद में JF मैके ने 1927 ईस्वी से 31 ईस्वी तक GF डेल्स और 1963 ईस्वी में मोहनजोदड़ो उत्खनन कार्य किया था। तो ये आपको याद नहीं रखना है, ये आपको कंफर्म याद रखना है। ठीक है, पीटक ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विशेष साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बताया था। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का विस्तृत साम्राज्य की राजधानी किसने बताया था? ये आपका पीटक ने बताया था। ये जुड़वा राजधानियाँ हैं। वैसे तो हड़प्पा सभ्यता का केंद्र पंजाब और सिंध मुख्यतः सिंधु घाटी में है, लेकिन सैंधव सभ्यता दक्षिण और पूर्व में बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, उत्तरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू तथा उत्तरी अफगानिस्तान तक विस्तृत है। हड़प्पा सभ्यता के लोग 1000 स्थल के बारे में जानकारी प्राप्त हो चुकी है, लेकिन इनमें से केवल 6 को ही नगर माना जाता है, जिनमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सिंधु का चमनजोड़ो, गुजरात का लोथल और राजस्थान का कालीबंगा तथा हरियाणा के हिसार जिले में स्थित बनवाली, ये जो है प्रमुख नगर माने गए हैं। तो ये आपको सभी याद रखना है। ठीक है, बनवाली कहाँ है? हरियाणा में।
कालीबंगा आपका राजस्थान में है, लोथल गुजरात में, चौंदोड़ जो है ये आपका सिंध में, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, हड़प्पा भी जो है पाकिस्तान में। यह जो है त्रिभुजाकार हड़प्पा संस्कृति का समूचा क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैला था। ठीक है, जो तत्कालीन मिस्र और मेसोपोटामिया क्षेत्रफल से काफ़ी अधिक था। सिंधु सभ्यता का विस्तार भारत और पाकिस्तान के लगभग 1500 स्थलों में पाया गया है। अब सिंधु सभ्यता का जो है पूर्वी छोर मांडा यानी कश्मीर में था, ये उत्तरी छोर जो है मांडा कश्मीर में था, दक्षिणी दैमाबाद महाराष्ट्र तक, पूर्व में आलमगीर उत्तर प्रदेश तक और पश्चिम में सुतका गैंडोर पाकिस्तान तक फैला था। और यह जो है इसका आकार कैसा सा त्रिभुजाकार था। ठीक है, त्रिभुजाकार, ये आपको याद रखना है। कालीबंगा और बनवाली में हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन संस्कृति का प्रमाण मिलता है। यहाँ बिना पक्की ईंटों के चबूतरे, सड़क और नालियों के अवशेष काशयुगीन हैं। इसके बाद जो है समुद्र नगरों में इस सभ्यता के उन्नत रूप से दर्शन मिलते हैं, जहाँ नगर दुर्ग प्राप्त हुए हैं। तो नगर दुर्ग आपका सुतका गैंडोर से प्राप्त हुए हैं। प्रथम नगर नियोजन हड़प्पा संस्कृति की उत्कृष्टता इसका नगर नियोजन था। नगर नियोजन जो है इसका बहुत अच्छा था हड़प्पा संस्कृति का। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों ही नगर अपने दुर्ग में थे। ठीक है, अपने दुर्ग थे इन दोनों के। प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर निचले स्तर पर ईंट के मकान वाला नगर बसाया गया था। अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। भारत के पुरातत्व विभाग का जनक किसे कहा जाता है? तो आपका अलेक्जेंडर कनिंघम, इसे याद रखना है आपको। भारत पुरातत्व विभाग का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम। इसके बाद जो है सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक बताया जाता है। लेकिन और भी मुद्राओं के आधार पर मार्शल के अनुसार, पिलर के अनुसार ये सब भी है, लेकिन इतना पूछा नहीं जाता एग्ज़ाम में। तो एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है हम लोग उन चीज़ों को केवल पढ़ने वाले हैं। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता के समय जो है वस्तुएं तांबा कहाँ से प्राप्त होता था? तो बलूचिस्तान से, मुख्यतः राजस्थान से और दक्षिण भारत से। टीन जो है आपका बंगाल अफ़गानिस्तान से, चांदी अजमेर से, ठीक है, सोना जो है मैसूर से और कर्नाटक से प्राप्त होता था। उसके बाद सील खड़ी दक्षिण भारत से, सील खड़ी जो है बलूचिस्तान से, शीशा ईरान से प्राप्त किया जाता था। इसके बाद जो है हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण पूछा जाता है। तो देखिए सूद और अग्रवाल के अनुसार नदी और शुष्कता था। लैम्ब्रिक के अनुसार नदी तंत्र, अस्थिर नदी तंत्र यानी कि बाढ़ आ गया। और उसके बाद ऑरेल और स्टील के अनुसार जलवायु परिवर्तन, KUR के अनुसार प्राकृतिक आपदा, डेल्स के अनुसार भूकंप और फेयर के अनुसार प्राकृतिक असंतुलन था। तो उसके बाद जो है और भी लोगों ने बताया है, जैसे कि बाह्य आक्रमण हो गया था, उसके बाद आर्यों का आक्रमण हो गया, बाढ़ आया था। तो इन सभी को मिला के कह सकते हैं कि उस समय भूकंप भी आया था, बाढ़ भी आया था, आर्य आक्रमण भी, बाहरी आक्रमण भी हुआ था, प्राकृतिक आपदा भी आया था, जलवायु परिवर्तन हुआ था। ठीक है, तो इन सभी कारणों से सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो गया था। सैंधववासी दशमलव प्रणाली का आधिकारिक बाटों का प्रयोग करते थे। ठीक है, दशमलव प्रणाली के आधारित बाट का प्रयोग करते थे। और 16 के गुणज में जो है बाट उनका मिला है, जैसे 16, 64, 160, 332, 320 और 640। तो 16 के गुणज में जितने भी बाट यानी कि वस्तु को तौलने के बटखारे जो है 16 में पाए गए हैं। 16 के गुणज में सिंधु सभ्यता में ईंटों का अनुपात 4:2:1 था। और टेराकोटा का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। सैंधव के जीवन का मुख्य व्यवसाय जो है कृषि कार्य था। और सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में जानकारी कम प्राप्त हुई, क्योंकि उस काल की लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। तो अभी भी कुछ ऐसी लिपि हैं जो कि आज तक नहीं पढ़ी गई हैं।
और इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कम जानकारी मिलती है। इनकी लिपि जो भाव चित्रात्मक है। सिंधु घाटी के लोगों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाले बर्तन चाक पर बने हुए थे, ठीक है, और कुछ घड़े के आकार का बना हुआ था। सिंधु सभ्यता के लोग जो है प्राप्त अनाज चावल, जौ, खजूर, गेहूँ, कपास, तरबूज, मटर, तिल और सरसों जैसे खाद्य पदार्थ मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल कहाँ मिले? तो गुजरात राज्य में, ठीक है। सर्वाधिक स्थल कहाँ मिले? गुजरात में। पहली बार कपास उगाने का श्रेय हड़प्पा वासियों को जाता है। यहाँ से लकड़ी के हल का प्रयोग जुताई के लिए, पत्थर तथा हंसिया का प्रयोग फसल काटने के लिए भी करते थे। हल, हंसिया ये सब का भी प्रयोग किया गया था। सर्वप्रथम स्वास्तिक चिन्ह के अवशेष हड़प्पा सभ्यता से मिले हैं। लोथल में मिट्टी से निर्मित घोड़े की प्रतिमा प्राप्त हुई है, ठीक है। तो स्वास्तिक चिन्ह जो है हड़प्पा सभ्यता सबसे मिला। घोड़े की प्रतिमा कहाँ से मिली है? तो लोथल में। घोड़े की प्रतिमा लोथल से। मातृ देवी की पूजा करते थे संधववासी। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल और रंगपुर से मिले हैं। लोथल और रंगपुर याद रखना है, चावल के साक्ष्य मिले हैं। सिंध क्षेत्र का प्राचीन क्षेत्र मेलुहा था और सिंध मुहरों पर एक श्रृंगी सांड के चित्र मिले हैं। सिंधु सभ्यता के लोथल और कालीबंगा से हवन कुंड के साक्ष्य मिले हैं। तो हवन कुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लोथल और कालीबंगा से। लोथल और कालीबंगा से। उसमें पालतू पशु भैंस, बैल, बकरी, भेड़, सुअर, कुत्ता, बिल्ली, गधा, ऊँट, कुगड़ वाला सांड तथा हाथी और गैंडा मिले हैं। यहाँ गाय के साक्ष्य नहीं मिले हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में निम्न में किस पालतू पशु के साक्ष्य नहीं मिले? तो गाय के, ठीक है। ऋग्वेद में हड़प्पा सभ्यता को हरयुपिया कहा गया है। और हम लोग आगे बढ़ते हैं कि विश्व में चांदी सर्वप्रथम भारत हड़प्पा सभ्यता में पाई गई है। सिंधु सभ्यता का मुख्य केंद्र हड़प्पा था और सिंधुवासी जो है लोहे से परिचित नहीं थे। सिंधुवासियों का मुख्य भोजन जौ और गेहूँ था। और मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क जो है 10 मीटर चौड़ी थी। कितनी चौड़ी? 10 मीटर चौड़ी थी, ठीक है। हड़प्पाई लोग नाव बनाना जानते थे। मोहर बनाने में सर्वाधिक उपयोग सेल खड़ी का हुआ करता था। स्त्री मूर्तियाँ से अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सिंधुवासी जो है मात्र शतात्मक था, ठीक है। तो मात्र शतात्मक जो है सिंधु घाटी सभ्यता कैसा था? मात्र शतात्मक था। सिंधु मुहर जो है बेलनाकार, वर्गाकार, आयताकार और वृत्ताकार मिले हैं। वर्गाकार मुहरें सर्वाधिक प्रचलित थीं। सर्वाधिक मुहर कहाँ से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से मिली है। सर्वाधिक मुहर मोहनजोदड़ो से। लोथल और कालीबंगा से युग्म समाधियाँ मिली हैं। तो युग्म समाधियाँ पूछा जाए कहाँ से मिली हैं? तो लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं, ठीक है। तो लोथल और कालीबंगा से युग्म समाधियाँ मिली हैं। उसके बाद हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। तो हड़प्पा में क्या होता था? जो है शव को दफनाया जाता था और मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा थी। लोथल और सुत का गेंडोर में सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। तो बंदरगाह जो है कहाँ पे था? लोथल में और सुत का गेंडोर में। लोथल से एक तराजू पाया गया है। तो पूछा जाए तराजू कहाँ से मिला है? तो ये आपका लोथल से मिला है। शहद का प्रयोग जो है सिंधुवासी जो है मिठास के लिए करते थे। उस समय पर्दा प्रथा, वेश्यावृत्ति भी प्रचलित थी। सिंधुवासी बत्तख को अत्यधिक पवित्र मानते थे। पूछा जाए सिंधु सभ्यता के लोग किसको जो है पवित्र मानते थे? तो बत्तख को सर्वाधिक पवित्र मानते थे। हड़प्पा संस्कृति के विनाश का ठीक कारण ज्ञात नहीं है। जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि कई लोग अलग अलग कारण बताते हैं। सिंधु नदी की बाढ़, सिंधु नदी का मार्ग बदलना, वर्षा की कमी, भूकंप और विदेशी आक्रमण जैसे कारण समय समय पर बताए गए हैं। सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्राचीन कारण बाढ़ था। सबसे प्रभावी कारण क्या था? तो बाढ़ था। हड़प्पा से तांबे की बनी हुई एक एक्का गाड़ी प्राप्त हुई है। हड़प्पा से दर्पण भी प्राप्त हुआ है, तांबे का बना हुआ था, ठीक है। दर्पण जो है तांबे का बना था। हड़प्पा से प्राप्त मुद्रा में गरुड़ का अंकन मिला है। मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा भवन जो है विशाल अन्नागार था। विशाल अन्नागार कहाँ से मिला है? तो ये आपका मोहनजोदड़ो से। ये भी आपको याद रखना है।
तो इधर में जो बता रहा हूँ मैं, सिंधु सभ्यता से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े का साक्ष्य तथा नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है। तो नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। सूती कपड़े के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से, ठीक है। और ये जो है कांस्य की मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो से 5 बेलनाकार मुद्राएं भी प्राप्त हुई हैं। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल लोथल में बंदरगाह का अस्तित्व मिला है। तो बंदरगाह का अस्तित्व कहाँ मिला है? लोथल में। तो जहाँ बंदरगाह होगा वहीं से तो जलयान का आवागमन होगा, तो आपका लोथल में मिला है, ठीक है। लोथल गुजरात के अहमदाबाद से 80 किलोमीटर दूर अरब सागर के तट पर खंबात की खाड़ी में स्थित है। उसके बाद जो है लोथल में महिला पुरुष को एक साथ दफनाया गया था। तो युगल समाधि कहाँ से मिला है? यह महिला पुरुष का एक साथ समाधि आपका लोथल में मिला है, ठीक है, लोथल में। पूछा जाए ऊँट की हड्डियाँ कहाँ से प्राप्त हुई थी? आपका कालीबंगा से। ऊँट की हड्डियाँ कालीबंगा से। और घोड़े की अस्थियों का अवशेष सुतका गंडोर से मिला है। घोड़े की अस्थियों का अवशेष सुतका गंडोर से। चौंदोड़ से दवात तथा मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। दवात और मनके बनाने का कारखाना चौंदोड़ से प्राप्त हुआ है। उसके बाद धार्मिक प्रतीक और चिन्ह देख लेते हैं। तो ताबीज, इनके द्वारा भौतिक व्याधियों और प्रेत आत्माओं से छुटकारा पाने का प्रयास करते थे। ताबीज से क्या किसका प्रयास करते थे? तो प्रेत आत्मा से छुटकारा पाने के लिए, जैसा कि आज भी हम लोग करते हैं। हिंदू धर्म में आज भी प्रचलित है। स्वास्तिक का प्रयोग जो है सूर्य उपासना का प्रतीक है। योगिक रूप में बैठकर पुरुष शिव को आज भी योगीश्वर के नाम से संबोधित किया जाता है। तो योगी के रूप में जो है बैठकर शिव की आराधना करते थे। त्रिशंग भी कहा गया है। महाभारत में शिव को त्रिशंग कहा गया है, जिसे बैल जो है सहंकाकारी देवता शिव का वाहन था। बकरा बलि हेतु प्रयुक्त होता था। भैंसा एक मुद्रा पर भैंसा व्यक्ति को उछाले हुए और अन्य मुद्रा पर व्यक्तियों के समूह पर आक्रमण करते हुए दिखाया गया है, जो किसी देवता के शत्रु पर विजय का प्रतीक है। नाग देव की पूजा होती थी। बैल भेड़ बकरी की हड्डियों का ढेर जो है पशु बलि का घोतक था। कांस्य नर्तकी भी मिली है, जो कि कांस्य मूर्ति मैंने ऊपर बताया था। तो ये सब जो है उस समय था। उसके बाद 2 शवों का एक साथ गाड़ा जाना। पुरुष की मृत्यु के बाद संभवतः स्त्री का सती होना था, तो उस समय शायद सती प्रथा भी रहा हो, क्योंकि युगल समाधि कहाँ से? लोथल से मिला है, ठीक है। सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति आज के हिंदू धर्म के बीच जैव संबंध का प्रमाण पत्थर, पेड़ और पशु की पूजा से मिलता है। इसीलिए जो है इसे सिंधु घाटी सभ्यता को लोग हिंदू धर्म का माना जाता है। सिंधु धर्म के प्रमुख उत्खनन स्थल और उनकी तटीय स्थिति हम लोग देख लेते हैं कहाँ कहाँ है। तो देखिए हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारा। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा इसका खुदाई करवाया गया था। तो हड़प्पा कहाँ पे? पंजाब के, पाकिस्तान के पंजाब में रावी नदी के किनारे 1921 ईस्वी में खुदाई दयाराम साहनी ने करवाया। मोहनजोदड़ो आपका पाकिस्तान के सिंध में हुए और सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। 1912 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने इसका खुदाई करवाया था, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने खुदाई करवाया। चौंदड़ो भी आपका सिंधु नदी किनारे है। 1931 ईस्वी में NG मजूमदार ने इसका खुदाई करवाया था, ठीक है। सुतका गेंडोर ये आपका पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, दासका नदी किनारे। इसके बाद जो है रोपड़ किस नदी किनारे? तो ये आपका सतलज नदी के किनारे है। और रंगपुर ये आपका गुजरात में है, मादर नदी के किनारे। कालीबंगा कहाँ पे है? तो ये आपका राजस्थान में है, कालीबंगा राजस्थान में। लोथल कहाँ पे है? अहमदाबाद गुजरात में, भोगवा नदी के किनारे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, लोथल भोगवा नदी के किनारे। सुतका गेंडोर भी आपका भोगवा नदी किनारे कहाँ पे? गुजरात में है। बनवाली कहाँ पे? तो ये आपका हरियाणा में स्थित है।
बनवाली हरियाणा में है। धौलावीरा भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल ये आपका कहाँ पे? गुजरात में। तो धौलावीरा कहाँ पे है? गुजरात में। ये आपको याद रखना है। तो महत्वपूर्ण स्थल मैंने बता दिया, किस क्षेत्र में है ये भी मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे भी देख सकते हैं, जैसे मेहरगढ़ बलूचिस्तान, डेरा इस्माइल खां ये आपका पंजाब में, राखीगढ़ हरियाणा में, मांडा जम्मू कश्मीर में है। मांडा आपका कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। कालीबंगा राजस्थान में है। आलमगीरपुर ये आपका यूपी में है। और लोथल जो है गुजरात में है। उसके बाद भारतीय नदियों के प्राचीन नाम देख लेते हैं, जैसे कि कुरमा का पुराना नाम कुमू, काबुल का पुराना नाम कुमा, काबुल का कुमा, झेलम का पुराना नाम विस्ता, झेलम का विस्ता, चिनाब का अस्किनी, चिनाब का पुराना नाम अस्किनी, और रावी नदी का पुराना नाम परुशड़ी। रावी का परुशड़ी, चिनाब का अस्किनी और झेलम का विस्ता, ये तीनों ही अधिकतर पूछा जाता है। तो ये याद रखिएगा, झेलम का विस्ता, चिनाब का अस्किनी, रावी का परुशड़ी। झेलम, विस्ता, चिनाब, अस्किनी और रावी का परुशड़ी। रावी, परुशड़ी, चिनाब का अस्किन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है सतलज का पुराना नाम सतुद्री हो जाएगा। सतलज का सतुद्री, व्यास का विपाशा, गंडक का सिदानीरा, घग्गर का दृशदटी, गोमल का गोमती, स्वात का सुस्वस्तु और सिंध को सिंधु नदी के नाम से जाना जाता था। तो सिंध का सिंधु, घग्गर का दृशदटी, गंडक का सदानीरा, व्यास का विपाशा और सतलज का पुराना नाम सतुद्री था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा था। हड़प्पा रावी नदी किनारे, रोपड़ सतलज नदी किनारे, सूत्रा-गंडोर दास नदी किनारे, लोथल भोगवा नदी किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी, रंगपुर भादर नदी, आलमगीरपुर हिंडन नदी किनारे। मोहनजोदड़ो सिंधु, हड़प्पा रावी नदी किनारे, रोपड़ सतलज सूत्रा-गंडोर दास, लोथल भोगवा, कालीबंगा घग्गर, रंगपुर भादर नदी के किनारे बसा हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त होता है। और अब हम लोग पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। और इसका शुरुआत जो है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच हुआ। तो वेद का जो है शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। और भारतीय परंपरा में वेदों को अपौरुषीय कहा गया है। ब्रह्मा ने कुछ ऋषियों को मंत्रों का प्रकाश दिया और ऋषियों ने अपने शिष्यों को बताया। कालांतर में वेद व्यास ने इस ज्ञान को संकलित किया है और इसी कारण वेदों को ऋतु भी कहा गया है। ऋग्वैदिक काल कब से कब तक था? तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी तथा या त्रयी कहा जाता है। ऋग्वेद में 10 मंडल 1028 सूक्त हैं। दूसरे से 7वें मंडल तक को वंश मंडल कहा जाता है। ऋग्वेद के 9वें मंडल को सोम मंडल कहा जाता है। ऋग्वेद के 9वें मंडल को सोम मंडल कहा जाता है। ऋषि और मंडल, तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। यजुर्वेद की विशेषता जो है कर्मकांड है। यह वेद पग और गग दोनों में है। ठीक है, इसकी विशेषता यजुर्वेद की है, ये दोनों में है। आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व में हुआ था। आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ। ठीक है, आर्य का श्रेष्ठ होता है। ऋग्वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी। ऋग्वैदिक काल की सिंधु नदी। और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख किसमें है? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। ठीक है, ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को हौर्त कहा जाता है। और अथर्ववेद को पाठ्यकर्ता को अर्धवायु, सामवेद को पाठ्यकर्ता को उदगावा, और सबसे नया वेद जो है अथर्ववेद को कहा जाता है। तो ये सभी क्वेश्चन मैंने आपको पिछले वीडियो में हमने कराया था। जब क्या पढ़ रहे थे हम लोग, जब अवशेष और
इतिहास, प्राचीन इतिहास से पहले हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें हम लोगों ने इन सभी क्वेश्चन को देखा था। ठीक है, इसके बाद जो है अथर्ववेद को वेद त्रयी कहा जाता है। वेद त्रयी नहीं आता, और इसमें जो है जादू टोना तंत्र मंत्र का उल्लेख मिलता है। वेद की टीकाओं का जो है ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। इसके बाद हम लोग उपवेद के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, ऋग्वेद का उपवेद को आयुर्वेद, यजुर्वेद के लिए धनुर्वेद, सामवेद जो है गंधर्ववेद से संबंधित है, और अथर्ववेद के उपवेद को शिल्पवेद कहा जाता है। तो ऋग्वेद के उपवेद को क्या कहेंगे? आयुर्वेद, और इसके रचनाकार धन्वंतरि हैं। यजुर्वेद के उपवेद को धनुर्वेद, और इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। सामवेद के उपवेद को गंधर्ववेद, और इसके जो है रचनाकार कौन है? भरत मुनि है। अथर्ववेद के उपवेद को शिल्पवेद, और रचनाकार विश्वकर्मा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ऋग्वैदिक काल का समाज कबीले के रूप में संगठित था, और आर्यों का प्रारंभिक जीवन मुख्यतः पशुचारक था, तथा कृषि उनका गौड़ धंधा था। भारत कुल के पुरोहित वशिष्ठ है। आर्यों ने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। इसके बाद ऋग्वेद में 21 नदियों का जिक्र मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तंबाकू के ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तंबाकू का ज्ञान नहीं था। ठीक है, और ऋग्वेद में सबसे अधिक इंद्र देवता का 250 बार उल्लेख मिलता है। कृषि संबंधी जो है हल को उस समय लागा कहा जाता था, लागल कहा जाता था वैदिक सभ्यता में। बैल को वृष के नाम से, जुते हुए खेत को उर्वरा के नाम से जाना जाता था। हल से बनी नालियाँ को सीता, कुआं को अवट कहा जाता था। ठीक है, कुआं को अवट। उसके बाद बादल को पर्जन्य, गोबर खाद को करीश कहा जाता था। हर वाहे को कीनाश भी कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल के सर्वप्रतापी देवता जो है प्रजापति हुआ करते थे, और शूद्रों के देवता पुरुषन थे, जो पशुओं से भी संबंधित थे। आश्रम व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में है, और राजा के प्रमुख सलाहकार को पुरोहित कहा जाता था। राजा के प्रमुख सलाहकार पुरोहित। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं धूत क्रीड़ा। ठीक है, उसके बाद वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे बलि कहते थे, और सर्वप्रथम कर लगाने की प्रथा वैदिक काल से शुरू हुई थी। कर लगाने की प्रथा वैदिक काल से शुरू हुई थी। पानी नीचे डालने पर बोतलें नीचे ऊपर। वैदिक आर्यों को बढ़ई, गुरी, कुम्भकार, बुनकर, चर्मकार, रथकार, स्वर्णकार आदि के बारे में मालूम था, परंतु उस समय लोहारगिरी की जानकारी नहीं थी। परंतु वैदिक काल में लोहे की जानकारी आर्यों को हो गई थी। उत्तर वैदिक काल में लोहे की जानकारी हो गई थी। अथर्ववेद में सभा और समिति, प्रजापति की 2 पुत्रियों को समान माना गया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आर्यों का मूल निवास स्थान और विद्वान दिया गया है, तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। इसके बाद जो है अन्य शब्द प्रचना, अन्य प्राचीन शब्दावली देख लेते हैं। उस समय अनाज नापने वाले पात्र के लिए उदग्र शब्द का प्रयोग किया था। भैंस को गौरी कहा जाता था। प्रार्थना करने वाले पुरोहित को होर था। सामवेद गाने वाले को उदगा था। कर्मकांड और पशु बलि वाले को, पशु बलि देने वाले पुरोहित को क्या कहता था? तो अर्धवयु। यज्ञ विधि पूर्वक कराने वाले अध्यक्ष को पुरोहित या ब्रह्मा कहा जाता था। ठीक है, तो ये सब ही आपको याद रखना है। चावल को ब्रीही के नाम से जाना जाता था। बढ़ई को तक्षण। मुद्रा के लिए प्रयुक्त शब्द निष्क। मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था? तो निष्क के नाम से। और चारागाह का अधिकारी को ब्रजपति। ठीक है, अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। ठीक है, अगस्त ऋषि ने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था। किसने? अगस्त ऋषि ने। और ऋग्वेद में क्षत्रिय के लिए राजन्य शब्द का प्रयोग होता था।
ऋग्वैदिक काल में पर्दा प्रथा नहीं थी, ठीक है, पर्दा प्रथा नहीं थी। इस काल में स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी थी, ठीक है। और इसके पहले जो है सिंधु घाटी सभ्यता जो है मात्र सत्तात्मक थी। और इसके बाद जो हम लोग पढ़ रहे हैं वैदिक सभ्यता, ये जो है पितृ सत्तात्मक थी। वैदिक काल में सती प्रथा नहीं थी, ठीक है, पर्दा प्रथा नहीं थी, सती प्रथा नहीं थी, स्त्रियों की दशा जो है ठीक थी। पर्दा प्रथा का उल्लेख वैदिक काल में नहीं मिलता है। वैदिक काल के मुख्य देवता जो है सूर्य, सोम, मित्र, कुशन, विष्णु जो है ये सब हैं थे। अंतरिक्ष में जबकि इंद्र, वायु, रुद्र, वरुण ये सब थे। और पृथ्वी के देवता जो है अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, रवि। वैदिक काल में नियोग प्रथा प्रचलित थी और शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को अर्धांगिनी भी कहा गया है। ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा का प्रचलन था, ठीक है, दास प्रथा प्रचलन था। और गाय को अघन्या माना जाता था। अघन्या का अर्थ न मारने योग्य, ठीक है, गाय को अघन्या नाम से जाना जाता था। ऋग्वैदिक काल में संयुक्त परिवार की प्रथा थी, जबकि ये देखिए यहाँ पे वैदिक काल में गाय को अघन्या माना गया है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में गाय जो है गाय के अवशेष नहीं मिले हैं, ये आपको याद रखना है। ऋग्वैदिक काल में संयुक्त परिवार प्रथा थी। ओम शब्द का सर्वप्रथम निश्चित वर्णन बृहदांग उपनिषद में मिलता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ओम शब्द का सर्वप्रथम निश्चित वर्णन कहाँ से मिला है, तो बृहदांग उपनिषद में मिलता है। सत्यमेव जयते शब्द मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। पाप पुण्य तथा स्वर्ग नरक का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद से मिलता है। पाप पुण्य शब्द का और स्वर्ग नरक का उल्लेख कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में। सत्यमेव जयते मुंडोक उपनिषद से। महाभारत काल में अनार्य जातियों को पड़ी या दास कहा जाता था। और ऋग्वेद में वैद्य या चिकित्सक को भेषज, ऋग्वेद में जो है भेषज कहा जाता था। इसके बाद यहाँ पे ऋग्वेद से संबंधित कुछ बारंबारता दिया गया है, इसे आप लोग देख लीजिए, कुछ खास इसमें क्वेश्चन नहीं बनता है। इसके बाद मरुत को तूफान का देवता कहा जाता था। प्राचीन भारत के दो महाकाव्य थे, रामायण और महाभारत। वैदिक लोगों द्वारा तांबा का प्रयोग पहले किया गया था। इसके बाद उत्तर वैदिक काल जो है यह आपका 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक रहा। उत्तर वैदिक काल। साहित्यिक स्रोत सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद रहे हैं, ठीक है। और यह जो है गंगा यमुना दुआब क्षेत्र में मिला है। लोहे के प्रयोग का साक्ष्य जो है अतरंजी खेड़ा से मिला है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। जन्मेजय ने एक नाग यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, तो ये भी आपको याद रखना है। महाभारत कुरुकुल का गृह युद्ध 950 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था। और यहाँ से प्रश्न नहीं बनेंगे, ठीक है, यहाँ से उतना प्रश्न नहीं बनेंगे, इसलिए हम लोग स्किप करके आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ने से रिजल्ट नहीं होता है। क्या पढ़ना है वो पढ़ते हैं तभी रिजल्ट होता है, ठीक है। तो कुछ चीज़ों को स्किप करना सीखिए। ऋग्वेद में राजा के दैवी अधिकारों की गुरु द्वारा घोषणा, मैं इंद्र हूँ, मैं वरुण हूँ, ठीक है, ये मिलता है। सुनियोजित रूप से ऐतरेय ब्राह्मण में राजत्व का सिद्धांत भी मिलता है। शतपथ ब्राह्मण राजा के निर्वाचन की चर्चा निर्वाचित राजा विस्पति कहलाते थे। और यहाँ पे शतपथ ब्राह्मण ये सब दिया गया, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यम और नचिकेता के बीच की कहानी जो है किस उपनिषद में है, तो कठोपनिषद से मिलती है, ठीक है, कठोपनिषद। छांदोग्य उपनिषद से इतिहास पुराण को स्पष्ट रूप से पंचम वेद कहा गया है। छांदोग्य उपनिषद में इतिहास पुराण को क्या कहा गया है, तो पंचम वेद कहा गया है, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में मूर्ति पूजा का आरंभ हुआ था।
तो उस समय जो है मूर्ति पूजा किया जाता था। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मेन चीज़ यहाँ पे पढ़ना है, सिंधु और वैदिक सभ्यता में अंतर क्या क्या था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वैदिक सभ्यता देख लेंगे, यहाँ पे सिंधु सभ्यता। वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। लोहे से बने उपकरण प्राप्त हुए हैं वैदिक सभ्यता में, लेकिन सिंधु सभ्यता में लोहे से बने उपकरण प्राप्त नहीं हुए हैं। यहाँ पे घोड़ा एक परम महत्वपूर्ण पशु था, लेकिन सिंधु सभ्यता में जो है घोड़े के साक्ष्य नहीं मिले हैं। गाय को विशेष स्थान प्राप्त था, यहाँ पे गाय को विशेष स्थान प्राप्त था वैदिक सभ्यता में, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में गाय मुद्राओं पर गाय का अंकन नहीं मिला है। मूर्ति पूजा के लिए निश्चित साक्ष्य नहीं मिले हैं, यहाँ पे मृण मूर्तियों और पाषाण मूर्तियों से पता चलता है। आर्य जो है अस्त्र शस्त्र तथा कवच जैसे प्राप्त हुए हैं, जबकि रक्षा उपकरण जैसी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। यहाँ से आर्यों द्वारा अस्त्र शस्त्र और कवच ये सब प्राप्त हुआ है, लेकिन इस समय जो है सिंधु घाटी सभ्यता में केवल रक्षा उपकरण प्राप्त हुए थे। व्याघ्र का उल्लेख नहीं मिलता है, हाथी का उल्लेख भी कम मिलता है, और यहाँ पे मुहरों पर व्याघ्र तथा हाथी का अंकन पर्याप्त मात्रा में है। वैदिक धर्म पुरुष देवता प्रधान होता था, जबकि इसमें जो है मातृ देवी की पूजा का प्रचलन था। तो सिंधु घाटी देवी सभ्यता में मातृ देवी की पूजा थी, और वैदिक धर्म में पुरुष देवता प्रधान था। ठीक है, तो दोनों में ये अंतर था। इसके बाद जो है वैदिक सभ्यता में 16 संस्कार थे। जन्म से मृत्यु तक व्यक्ति के 16 महत्वपूर्ण संस्कार थे। आइए इसे देख लेते हैं। गर्भाधान संतान प्राप्ति के लिए जो है ये होता था। पुंसवन ये आपका पुत्र प्राप्ति के लिए। सामंत उपनयन गर्भ में संतान की रक्षा के लिए सामंत उपनयन होता था। जात कर्म बच्चे के जन्म के उपरांत किया जाने वाला संस्कार था। जात कर्म नामकरण जो है नाम रखा जाने वाला संस्कार था। निष्क्रमण पहली बार घर से निकलना। अन्नप्राशन नवजात शिशु को भोजन के रूप में अन्न देने को अन्नप्राशन कहा जाता था। चूड़ा कर्म संस्कार ये आपका मुंडन संस्कार। इसके बाद कर्ण छेदन कांट छेदने को कर्ण छेदन। शिक्षा प्रारंभ को विद्यारंभम। यज्ञोपवीत धारण को उपनयन। वेद का अध्ययन प्रारंभ को वेदारंभ। केश का अंत अर्थात मुंडन को केशांत। शिक्षा की समाप्ति पर समापवर्तन, और शादी के समय संस्कार जो है विवाह और दाह संस्कार को अंत्येष्टि कार्यक्रम कहा जाता था। ठीक है, इस समय राजा मंत्री को पुरोहित कहा जाता था। गांव के मुखिया को गामिणी, कोषाध्यक्ष को संग्रहिता। ठीक है, कोषाध्यक्ष को संग्रहिता। उसके बाद सेनापति को सेनानी कहा जाता था। राजा का बड़ा बेटा युवराज। तो इस तरह से जो है कहा जाता था। और इसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं। उस समय जो है 3 ऋण थे। ऋषि ऋण प्राचीन ज्ञान विज्ञान और साहित्य के प्रति कर्तव्य को चुकाने के लिए ऋषि ऋण था। उसके बाद पितृ ऋण किसे कहा जाता था, तो पूर्वजों के प्रति जो कर्तव्य है उसको पितृ ऋण। और देव ऋण देवताओं और भौतिक शक्तियों के प्रति दायित्व को देव ऋण कहा जाता था। 5 महायज्ञ थे। भूत यज्ञ जो है जीवधारियों का पालन करने के लिए। अतिथि यज्ञ अतिथियों की सेवा के लिए। ब्रह्म यज्ञ स्वाध्याय के लिए। देव यज्ञ अग्नि में हवन के देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। और प्रीति यज्ञ पितरों का तर्पण या संतान उत्पत्ति के निर्मित के लिए। उसके बाद राजाओं द्वारा यज्ञ किया जाता था। राजसूर यज्ञ अश्वमेध यज्ञ वाजपेयी यज्ञ अग्निमोष्ट यज्ञ ये सब यज्ञ कराया जाता था। ठीक है, उसके बाद विवाह के प्रकार थे। उस समय ब्रह्म विवाह लड़की के पिता अपनी इच्छा से अपनी पुत्री को किसी उपयुक्त पति को बिना कुछ प्रतिफल दिए देने का प्रस्ताव करता था, वो ब्रह्म विवाह था। दैव विवाह में पिता अपनी पुत्री पुरोहित को ब्याहते थे।
और आर्ष विवाह में विवाह करने वाला पुरुष कन्या के पिता के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए न कि प्रतिफल के रूप में उसे बैलों की जोड़ी देता था। ठीक है, तो बैलों की जोड़ी दे करके जो है ब्याह किया जाता था। प्रजापत्य विवाह में विवाह का प्रस्ताव विवाहार्थी की ओर से आता था। असुर विवाह में पुरुष की ओर से